लोकसभा चुनाव से पहले भिवानी की राजनीति ये संदेश दे रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। राव दान सिंह कांग्रेस के टिकट पर कैंडिडेट आए लोकसभा में। लोगों को लग रहा था कि नॉन जाट कैंडिडेट है, इसलिए कांग्रेस को नॉन जाट वोट भी मिलेंगे और जाटों के वोट भी मिल जाएंगे। इस हिसाब से कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम जो परिणाम थे वो बिल्कुल अलग थे। उसके बाद किरण चौधरी का नाम भी उछला। ये भी कहा गया कि तोशाम से उस किस्म की मदद नहीं की गई जिस किस्म की एक्सपेक्टेड थी। बहुत सारे पॉलिटिकल गणित भिवानी की जो राजनीति है, ज़िले की राजनीति है, उसको लेकर घुमाए गए। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि जो राव दान सिंह थे वो महेंद्रगढ़ में अपनी चारों विधानसभा सीटों से भी कोई ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाए, बल्कि कई सीटों पे तो उनका जो मार्जिन था हार का वो काफ़ी था। अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से भिवानी की सियासत में कई चीज़ें नई उभर कर आ रही हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर एकदम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं। पहली सीट अगर हम भवानी खेड़ा की बात कर लें तो भवानी खेड़ा का नाम तब उछला जब ये पता चला कि प्रियंका गांधी अपना ब्लू आई बॉय यानी कि अपने बहुत खास लड़के को जिसको उन्होंने आंदोलनों से उठाया है उसको चुनाव लड़ने के लिए भेज रही हैं। लेकिन भवानी खेड़ा में एक अलग सियासत पक रही थी। पहले ही बाहरी बाहरी का नारा उछल रहा था। कहा जा रहा था कि भवानी खेड़ा किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब तस्वीर कुछ और हो चुकी है। नामांकन भरे जा चुके हैं, नामांकन वापस भी लिए जा चुके हैं। सबसे बड़े एक हिसाब से भवानी खेड़ा के जो ऐसा नाम था जो कि बागी हुए रामकिशन फौजी, उन्होंने भी अपना नामांकन अब वापस ले लिया है। तो भवानी खेड़ा के ऊपर बात करेंगे, भिवानी ज़िले की जो सियासत है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इंद्रवेश दुहन हैं और यहाँ के पत्रकार हैं, यहाँ पर कवर करते हैं। इंद्रवेश, भवानी खेड़ा शुरुआत में ऐसा लगा कि भवानी खेड़ा में अब की बार कुछ अलग होगा, लोग भारी भारी का, और कांग्रेस को एकदम से ऐसा लगा कि कांग्रेस को एकदम नकार देंगे और जो निर्दलीय हैं वो कुछ कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हुई है, वापस लेने की, अब लग रहा है कि डस्ट सेटल हो चुकी है और अब लग रहा है कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस बीजेपी के ही बीच में है। जो टिकट मिलने वाला और टिकट मिलने के बाद नामांकन वाला जो पूरी प्रक्रिया है वापस लेने वाला, और अब तक कितना पानी भवानी खेड़ा की नहर में बहा है? जी, इस बारे में मंदी भाई बात करें तो भवानी खेड़ा में जो कैंडिडेट नरवाल साहब आए हैं उनके बारे में एक बात ये आती है, वो पैरासूट कैंडिडेट है। एक साथ बात ये भी आती है कि पैरासूट कैंडिडेट को प्रचार करने वाले भी पैरासूट से आए हैं, यानी कि बाहरी जो लोग हैं वो प्रचार करें, लोकल कनेक्टिविटी वो नहीं बना पाए हैं। ओवरऑल पूरी विधानसभा के सिनेरियो की बात करें तो देखिए, ये एक ऐसी रिजर्व कैटेगरी की सीट है। रिजर्व कैटेगरी में आमतौर पे ऐसी सीटें जो होती हैं वहाँ पर कोई स्टैब्लिश पॉलिटिशियन ना होकर के किसी भी बारी को दे दिया जाता है, ये रहता है। पूरे हरियाणा में जितने भी कोई कमिश्नर लेवल के अफसर रिटायर हुए थे या जिसका ब्यों ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखता है, उसका उसका सारा इशारा रहता है बवानी खेड़ा बवानी खेड़ा। तो इस प्रकार 78 कैंडिडेट कांग्रेस के यहाँ से थे। बीजेपी के भी जो मंत्री थे उनके टिकट कट के जो अब कपूर वाल्मीकि को मिली है, वो भी काफ़ी कंटेस्ट यहाँ कर रहे हैं क्योंकि उनका जड़ें यहाँ मजबूत है। बवानी खेड़ा में उन्होंने काम किया, उसकी जड़ें मजबूत हैं, उनका व्यवहार बड़ा सोबर है। उसके कारण वो अच्छा फाइट जो है, भले ही प्रियंका गांधी ने भेजा हो नरवाल जी को, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात करें, पूरे भिवानी की जो कांग्रेस है, वो पॉलिटिक्स है, वो एक तरह से बवानी खेड़ा पे जाके सेटल होगी। सारे कांग्रेसी अपने इलेक्शन को छोड़ करके अलग अलग जो भी जिनको टिकटें नहीं मिली और जो अलग अलग हलकों के थे वो सारे बवानी खेड़ा में इकट्ठे हो गए। अब ये जो वीआईपी की जो भीड़ है, इसको वो रिजर्व कैटेगरी के हल्के के लोग हैं ना, वो बिल्कुल साधारण तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो नरवाल को जो ये चुनाव जो भी लड़ना है, इस बात पे भी उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल इस हल्के की बात करें तो रामकिशन फौजी की जैसे टिकट कटी, रामकिशन फौजी के मन में बड़ा मलाल था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं को, मैं जब जैसे ही नॉमिनेशन के करके बाहर निकला निर्दलीय तौर पे, तो मेरा गिरेबान पकड़ने तक की बातें हुई हैं, गालियाँ दी गई हैं, धमकियाँ दी गई हैं। हालांकि दूसरे ही दिन रामकिशन फौजी पलट गई। तो रामकिशन फौजी की जो भी पॉलिटिक्स है नाम वापस लेने के बाद, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, उसकी काफ़ी चर्चाएँ हैं। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी, जो मुख्य दो प्रत्याशी थे उनमें से दूसरे प्रत्याशी थे जो निर्दलीय मास्टर सतबीर रतीरा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक समीकरण मैं और भी बताऊंगा इस हल्के का, कि जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 285 वोटों से जो है कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस के जीते थे। तो 285 यानी बराबर बराबर की फाइट थी।
उस फाइट के उस दौरान जो है रामकिशन फौजी और मास्टर सतपीर रतेरा दोनों ही कैंडिडेट बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे जो है सांसद का। तो ऐसे में कांग्रेस सांसद का, और वो ऐसे में ये था कि भी काफ़ी मदद उनको मिल रही थी। अब दोनों ही कैंडिडेट, एक ने तो नाम विड्रा करके उनके साथ जो है लगे हैं, लेकिन वो उतनी सपोर्ट मन से नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की हल्के में चर्चाएं। दूसरे कैंडिडेट चुनाव ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये लोकसभा से कंपैरिजन करें तो इतनी आसान राह जो है ये नरवाल के लिए रहने वाली नहीं है इस हल्के में। मैं भी 2 दिन से इस हल्के में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि जो चार्म है लड़के का, नौजवान है प्रदीप नरवाल, और ऐसे लंबा लड़का है, लंबा दिखने में भी अच्छा है, और वो जैसे वो बात रखता है, भाषण देता है, उसका प्रभाव मैं देख रहा हूँ। दूसरा एक जो बात है, जैसे मास्टर सतबीर रतेरा की बात कर रहे हैं, उनका एक बार मैं पत्रकारिता कर रहा, मतलब दिल्ली में था, तो किसी लाइव शो में बैठा था, तुरंत मेरे पास एक वीडियो आया, बहुत वाहियात वीडियो था। उस वीडियो आने के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि सतबीर का बहुत कोई अच्छा प्रभाव नहीं। रतेरा गांव में मैं खुद रुका भी, वहाँ पर भी मतलब इसको मास्टर सतबीर रतेरा को कोई ज़्यादा वोटें मिलेंगी नहीं, तो उनको तो मैं वो नहीं मान रहा। दूसरा बात, हाँ ये ज़रूर है प्रदीप नरवाल के लिए कि उनको जो उनका मैनेजमेंट है और जो उनका भारी का टैग है, और उनके साथ जो घूम रहे हैं उनके ऊपर भी जो भारी का टैग है, उससे छुटकारा ज़रूर पाना पड़ेगा। बाकी अभी तो मेरे को ये भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी खुद उनके लिए चुनाव कैंपेन करने आएंगी। अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो शायद उनका चुनाव और ज़्यादा उठेगा। अभी के लिए मैं इस बात पे आपसे सहमत हूँ कि चुनाव बराबरी का है। राह बिल्कुल भी आसान प्रदीप नरवाल के लिए नहीं है, और चुनाव बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है। अगली सीट जिसको लेकर बड़ी विरासती बातें हुई कि भाई विरासत पे कब्जा लेने के। भाई साहब, मैं थोड़ा सा भवानी खेड़ा पे 1 मिनट और बोलूँगा। भवानी खेड़ा में एक चर्चा और भी चलने लगी है। हाँ, जो नुकसान जो हो रहा था, तो रामकिशन फौजी कार्यकर्ताओं के बीच ये आम बात है कि अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, उसके बाद इसको तो लोकसभा का लड़ाएंगे। इनको सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ाने की चर्चा थी, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी किन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ शैलजा जी थी। तो इस प्रकार की भी चर्चाएं हैं कि भाई ये इस बार के लिए हैं, एक बार जितवा दो, और ये हरियाणा की पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे तक जाएंगे। अब राजनीति कैसे बदलाव करती है आने वाला समय बताएगा। हम तो शाम पे आप बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो बात है कि ये तो लोग मान रहे हैं भवानी खेड़ा के, मतलब बहुत साधारण से आदमी मिले, उन्होंने कहा कि हम प्रदीप नरवाल की टिकट का विरोध करने के लिए दिल्ली गए थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला वहाँ हमें तो एआईसीसी के दफ्तर में घुसने भी नहीं दिया गया। एआईसीसी के दफ्तर के बाहर हमने देखा प्रदीप नरवाल के बोर्डिंग जो होर्डिंग थे वो लगे हुए थे, उसमें पर्चे लगे हुए थे, कोई उनको बधाई दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और वो उस टाइम पे अंदर था और हम सड़क के बाहर थे। हल्के के लिए जो है नरवाल को यदि व्यक्तिगत तौर पे देखें लोग, तो ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, और वो उन जो रिजर्व की कैटेगरी के लोगों के लिए जो काम कर पाएगा वो शायद ये दूसरे लोग ना कर पाएँ। उस बात को जो है ज़रूर देखने की आवश्यकता है। अब वो समझ उन लोगों में कितनी है, प्रदीप नरवाल की टीम कितनी समझ उस बात को लेके कर पाएगी। सेंटर से जिस प्रकार के उनके अच्छे संपर्क हैं, तो वो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लेके आ पाएंगे, 5 साल बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। वो चीज़ें जो है वो समझा पाने में कितना कामयाब होते हैं उनकी टीम पे निर्भर करता है। लेकिन हल्के के लोगों को भी सोचना चाहिए। बाहरी वाली बात ज़रूर है, क्या अकेला बाहरी कह करके उस चीज़ को डिनाई किया जाए, लेकिन कनेक्टिविटी बनाने में वो अब तक सफल नहीं हो पाए। प्रदीप नरवाल को अपने चुनाव लड़ने के दौरान पर्सनल कनेक्टिविटी को लेकर के कमियाँ हैं, वो उसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। उनके जो साथ आए हुए लोग हैं जो बाहर के हैं, उनकी शब्दावली के चयन को लेकर भी कुछ शिकायतें मिली हैं। तो देखते हैं चुनाव कैसा रहता है। जी, और 5-7 दिन में और थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो अगली सीट तो शाम के ऊपर मेरी आपसे भी बात हो रही थी, और मैं अनिरुद्ध का भी इंटरव्यू भी करके आया, उसमें मैंने कहा कि टिकट तो आपके लिए बारडा की भी बहुत ईजी थी आपको लेना, लेकिन आप तो शाम ही क्यों आए? क्या आपके मन में भरा गया? क्या विरासत का ये खेल रचा गया कि विरासत क्लेम करनी है? चौधरी बंसीलाल की जो विरासत है उसको हथियाना है, उसके लिए सब कुछ किया गया कि आप बारडा चुनाव लड़ना है अपनी बहन के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि जो बारडा की सॉरी तोशाम, तो जो आपको क्या लगता है जो तोशाम की जो लड़ाई है वो विरासत की लड़ाई है, या कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, या किरण चौधरी को कोई एक बड़ा नेता पीछे धकेलना चाहता है? तोशाम की लड़ाई, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए, तो शाम की लड़ाई जो है पारिवारिक सत्ता हस्ताक्षरण की लड़ाई कही जा सकती है। बारडा से जो है चुनाव अनिरुद्ध अपने फादर साहब के लिए, रणबीर मेंद्रा जी के लिए लड़ते रहे हैं। तो अब की बार कुछ लोगों ने उनको मोटिवेट किया कि आप यदि चुनाव वहाँ से तोशाम से लड़ेंगे तो राजनीतिक विरासत जो है उसकी बात तो रहेगी, और आपको एक स्टेब्लिश पॉलिटिशियन के रूप में स्पेस मिलेगा। तो उन्होंने उस बात को इम्प्लीमेंट किया। एक बात और भी आती है कि पिछले चुनाव थे, तो
अनिरुद्ध चौधरी की तरफ से ये बात आई थी कि भी मेरी चाची यदि बारड़ा में मेरे पिताजी का विरोध करेगी तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस वायदे को पूरा किया यहाँ से चुनाव लड़के, लेकिन इस हलके के समीकरण जो हैं वो थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि किरण चौधरी ने इस क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। उसको लेकर के अनिरुद्ध चौधरी के लिए काफ़ी जो है बैटल इतनी आसान रहने वाली नहीं है। दूसरा, एक कार्यकर्ताओं की जो टीम यहाँ पे किरण चौधरी की बनी हुई है, पुराने कार्यकर्ता उनके हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। किरण चौधरी के बारे में ये भी कहते हैं कि उन्होंने तोसाम को चंडीगढ़ बना दिया। तोसाम में एक झील थी, उसको इतना सौंदर्यीकरण किया। उसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ हुए हैं। यहाँ की लोकल कनेक्टिविटी को भी उन्होंने बढ़ाया है। और जो पुराने जितने भी जो बूस्टिंग स्टेशन थे उनके थोड़े रिपेयर की जरूरत थी, कंप्लीट डिमोलिश करके नए तरीके से बनाया, नई मशीनें लगाई। तो ये जो चीज़ें हैं ये किरण चौधरी के पक्ष में कहीं ना कहीं आती, लेकिन पार्टी जो चेंज की है ये किरण चौधरी को सूट बिल्कुल नहीं कर रही है। क्योंकि जाट आरक्षण के दौरान जो चीज़ें हुई थी, और ये जाट बाहुल्य एरिया में से कहा जा सकता है, तो किसान आंदोलन सबसे बड़ा। हाँ बिल्कुल, किसान आंदोलन, उसका जो प्रभाव है वो किरण चौधरी के लिए इतना मतलब दिक्कतें देने वाला है। दूसरी बात है कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो किरण चौधरी को जो है दिक्कत पैदा करेगी बीजेपी की। लेकिन किरण चौधरी हालांकि कांग्रेस में थे, अब किरण चौधरी ये पब्लिक को समझा पाने में कामयाब। अभी भी एंटी इनकम्बेंसी के दौरान भी जो मैं तो वहाँ कांग्रेस में खड़ी रही हूँ। बीजेपी में तो मुझे एक तरह से धक्का मार के निकाला गया है किसी न किसी तरीके से। हुड्डा द्वारा बिल्कुल उनको एक तरह से पार्टी में पीछे की तरफ धकेला गया, तो मजबूरी में हुआ। वो इस चीज़ को बता पाने में कामयाब हुई तो वो अपनी बात पे डटी रहेंगी। पार्टी बदलने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा आरोप किरण चौधरी पे नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, अनिरुद्ध बड़ा समझदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो अपने चाची और अपनी बहन के ऊपर कोई भी हमलावर नहीं है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी जो चुप्पी है वो भी शायद कहीं ना कहीं उनको किसी ने घोट के पिलाई हो। ये मतलब वो व्यवहारिक चुप्पी नहीं है ये, बल्कि कहते हैं कि रणनीतिक चुप्पी है। बिल्कुल रणनीतिक चुप्पी है। श्रुति चौधरी से पारिवारिक बात करते हैं तो वो डिनाई कर देती है, बात नहीं करती उस पर। किरण चौधरी पूरे हमले करती है। अनिरुद्ध चौधरी जो है बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं ये मेरी चाची हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहन है सम्मान करता हूँ, बाकी पॉलिटिकल बात कीजिए। तो तीनों की जो बातचीत का जो शैली है, न्यूट्रल हैं श्रुति चौधरी, एग्रेसिव हैं किरण चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी हैं वो सम्मान दिखा रहे हैं। और ये रणनीतिक समझ जो आपने बताई, किसी ने बैठ के बड़ा तरीके से अनिरुद्ध चौधरी को समझाया कि आपने इन पे हमला नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो उस चीज़ को उन्होंने बड़ा अंदर तक समझ रखा है और वो बड़ा पेशेंस रख के बातचीत करते हैं और सम्माननीय शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई भी पारिवारिक बैटल वाली बात वो इस प्रकार नहीं दिखाते। वो मुद्दों पे इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। चुनाव कैसा दिख रहा है आज के टाइम पे आपको इस सीट पे? देखिए, इसमें एक तीसरा पक्ष भी आता है। यहाँ से पिछली बार जो है बीजेपी से जो चुनाव लड़ा था उन्हें 55,000 के करीब वोट लिए थे। यहाँ से शशि परमार ने, शशि परमार वो चेहरा है, जब हरियाणा की राजनीति में ये चर्चा है कि भी नेता रोने लगे टिकट कटने पे, तो रोने में सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हुई थी वो इन्हीं शशि परमार की थी, जो यहाँ से अब निर्दलीय उन्होंने फार्म भर दिया। अब वो जो कास्ट फैक्टर के हिसाब से वोट करते हैं, तो वो जो वोट ले रहे हैं एक लिमिट तक तो ये था, वो राजपूत समुदाय के वोट ले रहे थे। तो राजपूत समुदाय आमतौर पे बंसीलाल को वोट कास्ट नहीं करता है, लेकिन वो अब उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं, तब बीजेपी को सीधा नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जितना अब आगे बढ़ेंगे उतना ही नुकसान जो है किरण चौधरी को होने वाला है, श्रुति चौधरी को होने वाला है। अगली सीट लोहारू में अमित शाह की रैली हुई और आप भी उस रैली को आपने भी देखा, आपने भी भाषण सुना। उसमें सिर्फ भिवानी जिले के एक ही कैंडिडेट का नाम लिया उन्होंने, दो बार लिया, जेपी दलाल का। उनके काम भी गिनवाए और वहाँ पर तो भिवानी ज़िले के और भी कैंडिडेट थे, बारडा से भी कैंडिडेट आए हुए थे, उनका भी नाम नहीं लिया गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो राजवीर फरटिया है वो जब अपना परना घुमाता है तो उससे लोगों में जोश चढ़ता है और राजवीर फरटिया का चुनाव ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं। आपका क्या आकलन है? जेपी दलाल, हालांकि जेपी दलाल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने लोहारू में जब पानी नहीं गया था वो पानी पहुँचाया, काम करवाए, लेकिन उनके बोल माड़े हैं। ये इस किस्म का विश्लेषण भी आ रहा है। मनदीप भाई, पहले तो रैली की बात करें। रैली जो अमित शाह जी की हुई है, 2 रैलियाँ हुए हैं इनके, फरीदाबाद में और भिवानी के बहल में। बहल जो है लोहारू का हिस्सा है। ये रैली मुझे तो ऐसा लगता है ये सिर्फ
जो वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनके लिए की थी। क्योंकि यहाँ इतने कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट उम्मेद पातवास बारड़ा से वो वहाँ पर उपस्थित थे, न तो उनका नाम लिया, नई भिवानी वाले विधायक का नाम लिया, नई इस कैंडिडेट हैं जो बुआनी खेड़ा हैं कपूर वाल्मीकि, उनका नाम लिया, नई श्रुति चौधरी कैंडिडेट उनका नाम लिया, जेपी दलाल का नाम लिया और 2 बार लिया, और वो बड़ा प्रखर रूप से लिया। इसमें उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा अमित शाह जी ने कि भी ये मेरा दोस्त है, इसकी मदद करनी है, इसको आगे ले जाना है, इसको वित्त मंत्री बनाया हमने, इनको कृषि मंत्री बनाया और अब इससे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से आगे क्या होता है? इससे आगे तो मुख्यमंत्री का पद होता है और उप मुख्यमंत्री का पद बच गया। तो ऐसे कद बढ़ाने का काम कर, उन्होंने 2 बार जिक्र किया, मैंने पर्टिकुलर नोट किया इस बात को, उनकी स्पीच में 2 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उनका जो इशारा था कहीं ना कहीं इनको मजबूती देने का था। दूसरा एक और चीज़ मैंने नोट की, तीसरी चीज़, कि अमित शाह जैसे बड़े पूरा देश के बारे में जो डेवलप करते हैं, उनके पास वो आंकड़े थे पर्टिकुलर लोहारू हल्के के। लोहारू हल्के में जो डेवलपमेंट के काम हुए, लोहारू हल्के में जो कृषि विश्वविद्यालय की शाखाएं खुली, लोहारू क्षेत्र में जो कॉलेज खुले, बहेल का और शिवानी का उन्होंने नाम लिया, तो इतना माइन्यूटली जो एक क्षेत्र में आकर के पूरे देश के हैं, वे पूरे देश को देख रहे हैं, गृह मंत्री हैं, और वो एक हल्के का इतनी माइन्यूटली जिक्र करते हैं। ये जिक्र तो करना बनता था जेपी दलाल का, जेपी दलाल तो करते रहते हैं। तो पूरा वो रैली जो मुझे लगी वो पर्टिकुलर जो है अमित शाह जी की रैली जेपी दलाल जी के लिए थी। अब बात करते हैं फर्टिया की। फर्टिया का काफ़ी इमेज है। फर्टिया ने जो है पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की और बहुत पैसा लगाया है सामाजिक कार्यों में। बसें चलाई हैं, हर बेटी की जो है उनको कार्ड भेज देते थे। बहुत से लोग तो कार्ड इसलिए भेजते थे कि भाई 51,000 रुपये का जोटा लग जाएगा, 5100 का जोटा लग जाएगा, तो वो उनके पैसे जो था उनके कन्यादान में वो खुद ना पाते थे, अपने कार्यकर्ता को भेजते थे। तो वो जो इमेज है सामाजिक कार्यों, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता तो उनकी मदद करते थे। तो सरकारी तौर पे मदद जेपी दलाल ने की, और प्राइवेटली अपने पैसे से मदद जो थी लोहारू हल्के में वो राजवीर फर्टिया ने की। लेकिन सरकारी मदद लोगों को कम लगती, हालांकि सरकारी मदद अनुपातिक रूप से ज़्यादा थी। सरकारी मदद ऐसी थी कि वहाँ 3-3 फसलें लेते थे, 2 फसलें तो पैदा होती थी वो, और उनका मुआवजा मिलता था। मुआवजा कई बार फसल बिकती थी उससे ज़्यादा का मिलता था, और जबकि खराब बना होता तो भी अधिकारी थे और थे। तो कृषि मंत्रालय जो था, तो जेपी दलाल जी ने जो है बड़े अच्छी चलाई है इस हल्के में अपनी, और इस हल्के को बहुत ज़बरदस्त बजट दिया है। ज़बरदस्त आप मानते हैं। तो आप चुनाव कैसे देख रहे हैं दोनों का? देखो सर, ये काफ़ी फाइट है। उस रैली के बाद जो है थोड़ा बूस्ट मिला है जेपी दलाल जी को, लेकिन इस हल्के के जो मतदाता हैं उनका टेम्परामेंट को लेकर के मैं बड़ा वो अलग फील करता हूँ, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा जल्दी पकड़ने वाले लोग हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एग्रेसिव हो सत्ता जाते के हैं। खिलाफ ये लड़ने की एक आदत है ना, जो लोहारू नवाब के खिलाफ लड़े और फिर उसमें भी 24-24 शहादतें हो गई थी, तो वो सत्ता तख्त के खिलाफ लड़ने की जो एक आदत है। बिल्कुल मंदी भाई, सत्ता के खिलाफ लड़ने का जो है यहाँ की फितरत रही है। और ओवरऑल जो देखें इसमें एक शोरान और नॉन शोरान का फैक्टर भी इसमें मैं शामिल करूँगा इस हल्के में, क्योंकि नॉन शोरान वाली जो बात थी, जो यहाँ से पूर्व विधायक थे जो है सोमवीर जी, उनको हालांकि टिकट दे दी गई, वो बात काफ़ी तरीके से यूटिलाइज होगी। उनको धक्के लगने वाले काम जो थे ना, वो उनका आरोप जो है राजवीर फटिया पे लगता है। उसके कारण काफ़ी शुराना में जो है नाराज़गी हुई, शुराना ने पंचायत भी की। लेकिन उस पंचायत में एक खास बात और भी आई। उस पंचायत में एक पंचायती ये कह गया, बोला भाई फर्टिया जीत रहे हो, तम वोट दो चाहे ना दो, ऐसी कुछ वर्डिंग थी। यानी कि फर्टिया को उसने एक तरह से ये मान लिया था कि भी शोरान लोग भी उनको वोट डालेंगे। तो ये जो और काफ़ी रोचक मुकाबला रहेगा। अब नेक टू नेक खड़े हैं, लेकिन मतदाताओं का टेम्परामेंट क्या रहता है वो बताएगा। सबसे बड़ा ऐसा हल्का है जहाँ जाट मतदाताओं की संख्या 70% को क्रॉस कर रही है। ये भी एक फैक्टर रहने वाला है जी। एक हल्का बचा और वो है खुद भिवानी शहर। भिवानी शहर में एकदम से सबको शौक लगा जब पता चला कि लेफ़्ट को एक सीट दी जा रही है सीपीएम को, और इंडिया अलायंस, हालांकि उस किस्म से आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है, तो इंडिया अलायंस उस किस्म से जो हरियाणा है वहाँ पर प्रभावी नहीं दिखा, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लोकसभा में एक सीट दी गई थी, लेकिन सीपीएम को एक सीट दी गई, वो भी भिवानी शहर की। घनश्याम सर्राफ 3 बार के एमएलए हैं। और हालांकि एक बात मैंने देखी कि कामरेड उनके बारे में चुटकुले बहुत कह रहे हैं कि वो तो सो जाते हैं, वो तो उनको जगाना पड़ता है, लोगों की सुनते ही नहीं है, तो ये बात भी है। कामरेड ओम प्रकाश की छवि
कि जो उन्होंने नौकरी छोड़ी उसके बाद आंदोलनों में शामिल रहे, और दूसरी तरफ घनश्याम सर्राफ का जो कास्ट समीकरण उसके हक में बैठना, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए, भिवानी में भी काफ़ी रोचक मुकाबला होने वाला है। आपने कहा अभी टिकट कटी, बड़ी मायूसी थी। मायूसी सिर्फ कैंडिडेट में थी। जो आइडियोलॉजिकल रूप से जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हालांकि शहर के लोग बड़े शिक्षित हैं, वो इस चीज़ से खुश भी हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को पहली बार टिकट मिली है जो डेवलपमेंट के मुद्दे को समझता है, जिसको पता है कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ लेकर के जाने हैं, ये लड़ाई कैसे लड़नी है। उसके 3-4 एग्जाम्पल भी मैं बताऊँगा आपको। तो कॉमरेड ओम प्रकाश हरियाणा के 90 जो विधानसभा हलकों में सबसे ईमानदार आदमी जो है, वो हमारे काफ़ी साथी कह भी चुके हैं, और मैं भी लोकल तौर पे जितना उनको जानता हूँ, जितनी उन्होंने सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, उन्होंने एक काम किया है। और सबसे गरीब भी होंगे। आर्थिक रूप से उनका मतलब वो कह सकते हैं हरियाणा में ब्योंत नहीं है, वो दिक्कत उनको अभी चुनाव में आ रही है। पता नहीं लोग कितना सपोर्ट करते हैं। अब पीछे कॉमरेड इंद्रजीत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2 दिन पहले। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बोले भाई हम थोड़े पैसे ज़्यादा लोगों से इकट्ठे करते हैं, हम चंदा कर लेते हैं इकट्ठा, और वो दूसरे लोग होते हैं उनको तो फिर चंदा करने का दूसरा रहता है। तो घनश्याम सर्राफ जो है पिछले 15 सालों से यहाँ से विधायक है। घनश्याम सर्राफ में भी एक खासियत है, वो बड़े पोलाइट आदमी हैं, आप उनको कुछ भी कह दीजिए वो नाराज़ नहीं होते। तो एक सोपर व्यवहार जो है घनश्याम सर्राफ जी का, वो अब तक काम आ रहा है। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है, नॉन परफॉर्मिंग है, बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग है, कोई काम नहीं यहाँ वो करवा पाई। 10 साल पहले विश्वविद्यालय जो है चौधरी बंसीलाल, उसका अनाउंसमेंट हो गई थी, स्टार्ट भी हो गया था। और मेडिकल कॉलेज है, उसका आज तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था, उसमें बच्चे दाखिला लेके खुश नहीं है, क्योंकि वो मैनेजमेंट आज तक नहीं कर पाई। नहीं तो कोई भी विश्वविद्यालय खुलता है तो वहाँ के सोशल ग्रुप्स को साथ लेकर के ऐसी माहौल तैयार करना चाहिए कि यहाँ अलग अलग स्ट्रीम के कार्य हो, अलग अलग तरह के कोर्सेज नए खुलें। लेकिन कोई इस प्रकार का जुड़ाव, अब ये शुरुआत तो विधायक करे ताकि एजुकेशन का स्तर सुधरे। यहाँ जब एजुकेशन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी तो बहुत बड़ा मतलब बौद्धिक संपदा यहाँ तैयार की जा सकती थी। बच्चे यहाँ के बड़े पढ़ाई में होशियार हैं, जो रोहतक या दिल्ली या चंडीगढ़ जाते हैं, तो वो स्पेस ये नहीं बना पाई। तो इस प्रकार की जो बौद्धिक समझ है वो विधायक जी में नहीं है। वो पोलाइट हैं, वो एक अलग बात है, वो समझ कॉमरेड ओम प्रकाश में है। तो कॉमरेड ओम प्रकाश के बारे में 2-3 एग्जाम्पल मैं और दूंगा कि पीछे जब उनकी गाड़ी आ रही थी तो उनकी गाड़ी को किसी शाम को, जो कार्यकर्ता इस तरह के होते हैं जो आम व्यक्ति जो जिनको शाम को शराब वराब चाहिए होती है, तो गाड़ी रुकवाई। कहा भाई, तो उनको क्या पता भी कैंडिडेट बैठा है कौन बैठा है। बोला जी वो शराब वाला क्या रहेगा, बोला भी वो तो मैं पिलाता नहीं, और खाना खाना हो तो दफ्तर में आ जाना। तो हरियाणवी आदमी बड़े उम्रस हैं, तो उन्हें कहा बोला जी मैं शराब कहीं और पी लें, खाना खाने बाद में आ जाऊँगा, पहले मैं ले लेता हूँ कहीं। तो इस प्रकार का चर्चाएँ भी हुई हैं। दूसरा, कॉमरेड के बारे में भी पीछे पत्रकारों के पास से बारड़ा साइड के कुछ लोग आए और उन्होंने मतलब बारड़ा में 5-10 जो मजदूर थे उनके लेबर नहीं दी 12-15 दिन की, वो मध्य प्रदेश साइड के थे। तो पत्रकारों ने कहा अभी कॉमरेड से बात कर लेते हैं। कॉमरेड को फ़ोन किया, वो वहाँ आ गए। उन पत्रकारों ने बातचीत करने के बाद उन्होंने जो है उनकी मदद की। 5 से 6 दिन लग गए, 3,25,000 रुपये उन लोगों की मदद करवाई, और वो चले गए। वो मतदाता यहाँ के नहीं थे, लेकिन वो निस्वार्थ होकर काम करते हैं, ये उनकी खासियत है। और वो उनका मतलब कास्ट अब ढूंढने लगे, लेकिन उनका कास्ट का नहीं पता था। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, ये भी खासियत भी। उन्होंने कभी इस तरीके से काम नहीं किया कॉमरेड साहब ने, तो ये उनकी व्यक्तित्व की खास बात रही है। एक एग्जाम्पल और भी आता है कि कॉमरेड साहब जो है, एक जो है डॉक्टर को धमकी दी गई थी यहाँ से के, तो कॉमरेड साहब मेरे से चर्चा कर रहे थे। तो बोला अभी मैंने सबसे पहले तो उनको ये समझाया, अभी तो हवाई फायरिंग करते हैं बदमाशियों से डरो मत, सबसे पहले तो अपना भय निकालो। तुम्हारे भय के कारण वो लोग जीतते हैं, तो अपना भय निकाल के, क्योंकि भय आप करोगे, आपको गनमैन भी मिल गए, सारे मिल गए। तो गनमैन तो इंदिरा गांधी के पास भी थे, वो क्या बची। तो इन चीज़ों से नहीं होता, भय निकालो। फिर वो 1-2 बार फायर वायर करके अपना आपको भय दिखाएंगे, आप उसको कुछ नहीं दोगे, वो दूसरे आदमी को पकड़ लेंगे, क्योंकि वो भी इतने इस तरह के लोग नहीं होते, उनमें इतनी समझ होती तो कमा के ना खा लेते। तो वो समझाने का काम भी करते हैं। उनमें एक तरह की बौद्धिक क्षमता है जो भिवानी शहर प्रयोग कर सकता है। भिवानी एक शिक्षित शहर है, अब देखते हैं लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। तो जो भिवानी विधानसभा में अब राजनीतिक समीकरणों की आपने जो चर्चा की थी, भिवानी में मुख्य तौर पे जो है घनश्याम सर्राफ जो हैं वो एज में है आज के टाइम। कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, वो फॉलोअप ले रहे हैं, अपना इलेक्शन बढ़ा रहे हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं,
वो यहाँ काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली लेगेसी है उसमें उनको हार का सामना काफ़ी करना पड़ा है। वो एक उनके साथ वो चीज़ है। कास्ट फैक्टर है वो उनको कुछ हद तक सूट भी कर रहा है, उनको सूट कर रहा है। ब्राह्मण हैं वो, तो उसको वो उनको सूट भी कर रहा है। ऐसे में चौथे कैंडिडेट जो हैं वो निर्दलीय जो है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, अभिजीत लाल सिंह हैं, लेकिन वो उनका चुनाव ठीक लड़, लेकिन वो अपनी कास्ट में एक बैरियर आ जाएगा, कास्ट के बाद फिर वो नहीं मिल पाएंगे, तो वो दिक्कत है। लेकिन यूथ हैं वो सारे जुड़ जाएंगे, वो उसको उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे में जो कास्ट एक कैंडिडेट और भी हैं जो पंजाबी समुदाय से हैं, उनका भी काफ़ी चर्चाएं हुए हैं, वो भी 5-7 हज़ार मतों तक पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी पार्टी है उसके जो मतदाता हैं, पंजाबी, ब्राह्मण, ठाकुर, जो उनको कंटिन्यू डालते हैं, वो तीनों ही कैंडिडेट निर्दलीय के तौर पे या पार्टी के साथ हैं। तो वो जब ऐसे समीकरण दिखें तो वो कामरेड को वो बेनिफिट कहीं ना कहीं उस चीज़ का होगा। अब कामरेड अपनी ईमानदारी और उन चीज़ों के लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये आपने भी जिक्र किया, अभी घनश्याम सर्राफ जी जो है विधानसभा में जो है सो जाते हैं, तो वो वीडियो और वो फोटोएं भी प्रचारित, लेकिन कामरेड साहब के बारे में बात है, कभी किसी पे तलक टिप्पणी नहीं करते। वो आराम से कहते हैं, अगर भाई देखो तुम्हारा अब तक जो विधायक, हमारा विधायक बोलते, तुम्हारा भी नहीं बोलते, हमने जो विधायक बनाया था वो खुद धरने प्रदर्शन ले करके अपने मेमोरेंडम में वो देते थे। जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं को लेके जाते हैं, विधायक जी ये मेमोरेंडम है, आरबी लोगों का करना, तो देते रहे वो आम व्यक्ति की तरह। लेकिन वो अब नॉन परफॉर्मिंग हैं, उस बात को लेकर के जो है घनश्याम सर्राफ वो उस बात को अलग अलग परिचर्चाओं में शामिल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो 4 सीटें हैं, मतलब मेरे को तो आपकी बातचीत से ही समझ में आया कि फंसी हुई हैं। जैसा आपको हरियाणा में बाकी जगह पे दिख रहा है, बहुत सारी जगहों पे क्लियर विन दिख रही है, बहुत सारी जगहों पे, तो भिवानी के मामले में हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर सारी सीटों में, चारों की चारों सीटों पे पेच फंसे हुए हैं। और कब तक आपको लग रहा है कि जो ये पेच फंसे हुए हैं ये थोड़ा क्लियरली दिखने लग जाएंगे कि किसको ये सूट करेंगे और किसको ये किल करेंगे? मंदी भाई देखिए, कोई भी सीट, कुछ सीटें ही क्लियर हो पाती हैं, बाकी समीकरण होते हैं। कौन सा समीकरण कितना आगे बढ़ता है, क्या फैक्टर वो कार्य करते हैं। कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है इलेक्शन एकदम से मूव कर जाता है, तो वो चीज़ें अभी होनी हैं। तो तकरीबन 1 सप्ताह के बाद ये ऐसा करीब करीब क्लियर हो जाएगा कि क्या पोजीशन रहेगी। 1-2 सीटों पे शायद ऐसा रहे भी, जैसे लोहारू वाली सीट है उस पे मतलब आप समझ नहीं पाएंगे क्या परिणाम आ जाए, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने की फाइट है। बाकी तीनों जगह पे कोई न कोई फंसा हुआ है। आमने सामने की है लोहारू में फटिया जी की और जेपी दलाल जी की, और तो शाम में जो है कैंडिडेट जो निर्दलीय आए हैं जिनकी टिकट कटी थी, शशि परमार जी, उसके कारण थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वो क्लियर हो जाता है। अभी ये पोजीशन है। इसी प्रकार निर्दलीय फंसे हुए हैं और नाराज़ जो लोग हैं जिनकी टिकट कटी, वो भिवानी शहर में। हाँ, भिवानी में बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा ही स्थिति जो है नरवाल साहब के साथ वहाँ पर कपूर वाल्मीकि जी के साथ भिवानी खेड़ा में है। तो भिवानी की चारों सीटों के ऊपर ये चर्चा थी। कोशिश तो हमने शुरुआत वीडियो की तो ऐसे की थी कि हम आपको फाइनल कंक्लूजन निकाल के दे देंगे, लेकिन दोनों पत्रकार ही उलझ गए जब दोनों समीकरणों के बारे में बात करने लग गए और दोनों बात करने लग गए कि भाई कौन सी सीट पे कौन आगे जा रहा है। तो पता चला आखिरी में ख़त्म करते करते कि चारों सीटें फंसी हुई हैं और दोनों पत्रकार भी फंसे हुए हैं ये बताने में कि कौन आगे चल रहा है। तो शायद 1 सप्ताह लगे जिसमें क्लियर हो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आप चुनाव पर नज़र बनाए रखिए। हम आप तक ग्राउंड से रिपोर्टें दिखाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।